okay? Okay, sir. Thank you, sir. Good morning, everybody. Myself, VN Singh, head coach for endurance event at IGA Sports Complex. I'm also working as a director cycling. Can you hear me? Hello, can you hear me? Sandeep? Yes, sir. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Sound is okay? Yes, sir. Your voice okay, sir. Thank you so much, sir. Right, thank you. So unfortunately, Abhijit, connection is not clear, and that's what we have decided to introduce my lecture today on talent identification. A small this one about my sports career. I have been a coach for 20 years and more. 1993, I did my NS diploma from NSNS Patiala. And since then, I have been 2006, I joined Cycling Federation of India as an assistant secretary. Before that, I have trained a services cycling team for 10 years. And since then, my coaching graph started. From 2006 to 2016, up to 18, I have been working as a in the administrative section in the Cycling Federation of India. And myself, together with Sri Omkar Singh ji, we planned the cycling activities since like 2012. And from there, we have started this journey for the Olympic podium by starting the coaching camps, and then the best way to start the academy. The cycling academy was the first to be introduced in Delhi, and since there, from there, all the journey for the academies have started. So the foundation was laid in 2014 when the National Cycling Academy was raised, first of its kind in IGA Sports Complex, Delhi, in the indoor cycling velodrome. And it was inaugurated with the national campus, and few of the boys and girls were for junior level, sub-junior level were introduced. तो नेशनल साइकिलिंग एकेडमी का जब से ये सिद्धांत जो सो हमारे ओंकार सिंह जी ने, चेयरमैन साइकिलिंग फेडरेशन, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जब लाया था तो काफी इस पर हम लोग डिस्कस करते थे। एंड ये एक जैसे इसको यूसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त करके, तो शुरू में काफी चर्चा हुई इस पर कि कैसे इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पेपर बने, एंड काफी सारे इंटरेक्शंस के बाद में ये एकेडमी को यहाँ पर लॉन्च किया गया दिल्ली में. That was 2014. After that, we started searching the talented boys and girls from all over India. कुछ बच्चों को नेशनल से हमने उठाया और उन बच्चों को फिर हमने धीरे यहाँ पर लाके जूनियर, सब जूनियर, यूथ बच्चों को, करीब 30 बच्चों को हमने यहाँ पर दिल्ली में लाकर और ट्रेनिंग शुरू करी. इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत हमें काफ़ी अच्छी मदद मिली, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस था और उसके लिए हमें हर तरह की सहायता मिली. यहाँ पर हम अंडमान निकोबार, मणिपुर और डिफरेंट इंडिया के अन्य भागों से भी बच्चों को लाकर हमने दिल्ली में ये एकेडमी में ज्वाइन कराया और एक नेशनल कोचिंग कैंप के स्तर पर ही ये जूनियर बच्चों को हमने एकेडमी में लाकर और ट्रेनिंग शुरू कराया, जिसका कि रिजल्ट आप सभी आज देख रहे होंगे कि आज हमारी जूनियर बच्चे, वो बच्चे जो 2014-15 में स्टार्ट किए थे, आज हमारे लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गए हैं और गोल्ड मेडल अन्य और टीम स्प्रिंट इवेंट में और कैरिन में भी मेडल मिले. आज हम चर्चा करेंगे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द बेसिक्स. व्हेन वी स्टार्ट एनी स्पोर्ट्स, सबसे पहला जो बात आती है वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की आती है. तो कैसे हम टैलेंट आइडेंटिफाई करें, कैसे हम टैलेंट को सर्च करके उनके ऊपर हम आम जनरली देखा जाता है कि पहले क्या होता था, हमारे खिलाड़ियों को जो नेशनल लेवल पर आते थे
first they were we have been selecting them from the national championship, either youth category or sub junior category. जो बच्चे स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग करते थे, वेरियस स्टेटों में, कुछ जगहों पर एसटीसी चलते थे पहले, और उन स्टेटों में, कुछ स्टेटों में स्टेट के भी एकेडमीज है और सेंटर्स चलते हैं, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन लोगों में स्टेट के सेंटर्स हैं। त्रिवेंद्रम, पटियाला, मणिपुर, ऐसे कुछ जगहों पर साई के भी सेंटर्स। वहां पर जो बच्चे बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी विद द कोचेस और देयर लोकेलिटी, जो बच्चे वहां ट्रेनिंग करते थे उन सेंटर्स में, सब जूनियर लेवल पर जो भी बच्चे आते थे, उन बच्चों को हम सेलेक्ट करके और उनमें जो भी मेडल जीतते थे उन बच्चों को सब जूनियर लेवल पर या यूथ लेवल पर सेलेक्ट करके नेशनल कैंप में डाला जाता था। नेशनल कैंप में उन बच्चों को सालों भर या कुछ दिन नेशनल कैंप में अटेंड करने के बाद में नेशनल चैंपियनशिप में वे बच्चे मेडल जीते थे, बिकॉज दे वर गिवन ऑल द फैसिलिटीज and all sort of training by the national coaches. फिर वही बच्चे फिर हर साल हर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल वो बच्चे जीतते थे, फिर हम सेलेक्ट करते थे, नेशनल कैंप में डालते थे, और फिर वो अगले साल फिर वही बच्चे नेशनल में मेडल जीतते थे। So what usually happened, that there was a cycle. We observed for 4-5 years, from 12 to 14, 15. So 3-4 years I observed this tradition. That same set of बच्चे नेशनल कैंप में रहते थे, फिर नेशनल में मेडल जीतते थे, और फिर अगले साल कैंप में वही बच्चे दोबारा फिर आते थे। तो it became a for the federation and as a selector, मैं भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था, तो एज ए सिलेक्शन हमने देखा कि एक ग्रुप बच्चों का बन जाता था, जो कि एक बार जूनियर सब जूनियर लेवल पर आने के बाद में वो 5 साल 7 साल तक लगातार नेशनल कैंप में रहते थे और वही नेशनल में मेडल जीतते थे। उनका आगे कोई फर्दर कोई वो नहीं होता, they don't used to have any sort of aim इंटरनेशनली मेडल जीतने का, और उनको इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसा, उनको जॉब मिल जाती थी, जॉब सिक्योरिटी हो जाती थी, रेलवे सर्विसेज और बहुत सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they are really helping the cycling, all the cyclists by recruiting them in their fold. So they used to work only for, their aim was only to get a national medal and then coming to the national champions, next national camps, and then next year national champions. So उस चीज को एलिवेट करके, and how we have gone through all this and raised their level to international level to think about the international medal. This has been a very big task, and which the Federation, Cycling Federation of India, along with the help of Sports Authority of India, we started carrying out this. We changed this mindset of the cyclist. We changed the whole selection process of our cyclists to bring it to gain this international level podium and podium finish for our international cyclists, national cyclists. Now I'll just share my screen to go for this small presentation I prepared, which I would like to. Okay, so talent identification, this is a coaches development course. So first हमारे जितने भी यहाँ पर इस पोडियम इस ग्रुप में जो कोचेस सुन रहे हैं, कुछ लोग स्टेट से, कुछ डिपार्टमेंट से, मैक्सिमम पीपल आर maximum coaches are available here in of the country, maybe from local district level से लेके और state level तक। तो ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है, जिसको कि हमें समझ के और एक अच्छे टैलेंटेड बच्चे को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 100 खिलाड़ियों पर जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, उससे बेहतर अगर हम एक अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी मिल गया तो उसके बराबर हमारा वो एक खिलाड़ी काम कर सकता है। सो हाउ इस प्रोसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पीछे क्या होता था,
how we have been selecting the national campus और हमारे खिलाड़ियों के चुनाव कैसे करते थे, इट वाज वेरी वैग। क्योंकि इस सिमिलर एक पैटर्न है नेशनल चैंपियनशिप से, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस है, वी हैव टू फॉलो दैट। एंड नेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी हमें बेस्ट खिलाड़ी आते हैं वो उनको हमें सेलेक्ट करना होता है नेशनल कैंप। नाउ व्हाट हैपेंड, वी हैव गॉन डाउन द लाइन, वी हैव आल्सो स्टार्टेड सेलेक्टिंग टैलेंटेड बच्चे जिनके पास अच्छी साइकिलें नहीं है, जिनके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, but they were coming, they have the ability, they have the talent, but they were not getting the real opportunity to get selected in the national camp. Such children were selected from the national camps, and they were put in the from national championship, and they were put in the national camps. आउट ऑफ वे जाकर वैसे बच्चों को सेलेक्ट करना, उनको नेशनल कैंप में लाकर उनको सारी सुविधाएं मुहैया करना, ये काम साइकिलिंग फेडरेशन ने किया। और देन इमीडिएटली विद इन अ ईयर, बिकॉज एक टैलेंटेड खिलाड़ी को अगर हम सभी सुविधाएं देते हैं तो इट टेक्स फॉर हिम, जहाँ दूसरे खिलाड़ी 3 साल लेते हैं वहां एक टैलेंटेड खिलाड़ी 1 साल में उस जगह पर पहुंच सकता है। ये चीज को रियलाइज करने के बाद में वी फाउंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कोचेस एंड आवर पीपल टू नो हाउ टू सेलेक्ट द टैलेंटेड प्लेयर्स, हाउ टू induct them in our curriculum, कैसे उनको हम लाके हम अपने एकेडमीज में लाएं और वैसे बच्चों को हम ट्रेनिंग दें, so that the result is very optimum result, हमें कम समय में बेस्ट रिजल्ट मिले। So for that I have prepared a small presentation. What is talent identification? The process of identify potential sports talent in young people. इसमें सबसे पहले कि पोटेंशियल टैलेंट को कैसे हम सर्च करेंगे और क्या एज होनी चाहिए ये डिटरमाइन करना आवश्यक। साइकिलिंग के लिए जो खिलाड़ी हमारे कम से कम 12 साल, हम जो यूथ में 12 से 14 साल की कैटेगरी होती है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इसी व्यू से कि 12 साल का उम्र है जब खिलाड़ी साइकिल चलाना सीख जाता है, और उस यंग बच्चों में साइकिल चलाने की बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन जीतने की बड़ी उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है। तो 12 साल वाले बच्चों, 12 साल से और 12 साल से ऊपर के बच्चों में अगर हम टैलेंट सर्च करते हैं, जैसे कि पुबर्टी वगैरह लाइन वो क्रॉस करने लगते हैं और उनमें ट्रैफिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, साइकिल चलाते समय उनके एक्सीडेंट की भी उनको समझना पड़ता है कि ट्रैफिक के साथ कैसे साइकिल चलाना है, कैसे उनको हम समझा सकते हैं कि साइकिलिंग में बहुत सारे फाटल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनसे भी हमें उन खिलाड़ियों को बचाव करना होता है कि अर्ली स्टेज में अगर किसी खिलाड़ी को भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो वैसे खिलाड़ी फिर आगे चल के कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वैसे हम इसलिए 11 साल या उससे नीचे के बच्चों को हमें अवॉइड करना चाहिए। व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम इन द साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, that 12 years is the optimum age to select these boys and girls for the एक्टिव साइकिलिंग कैंप के लिए। तो यंग पीपल में, यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि 8 साल के बच्चे को हम साइकिल पर चढ़ा दिया, उसके जनरल तैयारी होने दीजिए, उन बच्चों में जनरल एबिलिटी बढ़े, उनको जनरल स्ट्रेंथ, जनरल नॉर्मल खेलें, वो कोई भी आउटडोर गेम खेलें, लेकिन 10 साल बाद 11 साल तक उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी शौकिया साइकिल चलाते हैं तो उनको चलाना चाहिए, बट हम एक्टिव साइकिलिंग में उन बच्चों को लाएं जो 12 से 14 साल के बच्चों को, इनमें अगर हम टैलेंट हंट करते हैं तो दैट इज मच बेटर। प्रोवाइड सपोर्टिव वे पाथवे टू रीच पोटेंशियल। अब एक बच्चे को हमने अगर उसमें टैलेंट अगर सर्च कर लिया, टैलेंट ढूंढ लिया, अगर टैलेंटेड बच्चा है तो हाउ टू प्रोवाइड ए पाथवे टू रीच इन पोटेंशियल। उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो उसके अंदर जो क्षमता है, उसको हम कैसे आगे पोटेंशियल को प्राप्त करने में कोच और जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे उसकी मदद कर सकता है। एंड इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड असेसमेंट अलोंग स्पेसिफिक कोचिंग। तो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसको साइंटिफिक नॉलेज के साथ में, उसको स्पेसिफिक कोचिंग के साथ में हम कैसे टैलेंट आईडी को
आगे बढ़ाएं और उससे हम ऑप्टिमम रिजल्ट प्राप्त कर सकते। नाउ that there are some objective of the talent identification which on your screen, but I'll just read out and explain a little bit. Having a large foundation won't help unless there is a way of finding those with enough talent to make it to the top. जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम 100 खिलाड़ी अगर चुने नॉर्मल लेवल के और 2 खिलाड़ी हम टैलेंटेड चुने और रिजल्ट वो 2 खिलाड़ी हमें बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं रेदर देन 100 पीपल सेलेक्टिंग एज ए नॉर्मल साइक्लिस्ट। जैसा कि आज आपने देखा एक ईशो और या एक रोनाल्डो, एक दो टैलेंटेड खिलाड़ियों को अगर हमने 5 साल पहले 4 साल पहले नहीं पकड़ा होता, आज हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंचे। Similarly, there are hundreds of Ronaldos and hundreds of Isho in India. What we need is to tap them. What we need is to tap them at early age, young age, and give them these facilities which we have been giving since last 20 years or 30 years. So if the right program is made at this moment and the right people, talent is identified and given the right kind of training and facilities, scientific coaching, naturally the result will be overwhelmed, which we will not be expecting what result will come. So this is what a right platform to discuss this. The objective, the Cycling Federation of India have preliminary function to put this in place. ये हमारा commitment है, ये objective है Cycling Federation का भी. It works with the local authorities, state associations, club to create a model for this talent identification. Obviously, this is not an exact science. Attempting to judge someone on future potential, it is a very challenging process with no guarantee of success. Once again, I would like to explain here that ऐसे कोई एक ऐसा साइंस नहीं है कि हमने एक टैलेंट पकड़ लिया तो 100% उसको सक्सेस होना ही है. There is no guarantee of the success, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं आगे जो कि एक खिलाड़ी को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको खराब भी कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो वो सारे फैक्टर्स का हम 100% यूटिलाइज नहीं. यस, इफ वी टेक, अगर हमने टैलेंट्स आइडेंटिफाई किया, सही टैलेंट आइडेंटिफाई किया, तो देयर आर 90% चांसेस दैट सक्सेस विल बी देयर, एंड दिस पॉजिटिव एटीट्यूड वी टेक इट फॉर. An athlete, as athlete process through talent ID, they will be given the access to the opportunities to play at the higher level with a structured layer of competition. एक टैलेंट को हम ढूंढने के बाद में उसको हम हायर लेवल पर खेलने के लिए कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर लेयर ऑफ कंपटीशन, एक लेवल ऑफ कंपटीशन उसके एज के साथ में उसका बढ़ता जाएगा, उसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए. Representative structure, regional, national and international. Naturally, when we start a talent, we have to give him a local level of competition, then national level, and then antarashtriya, international level competition. Development is required to give them high quality coaching and training. Naturally, we have a group of like academies जो हमारे lower level के coaches देखेंगे, उनका ये रहेगा कि उनको high level की coaching हम शुरू से ही दें, ना कि हम national level में या elite पहुंचने के बाद में हम उनको scientific coaching दें. एक ऐसा structured training plan बने जो कि हमें उन बच्चों को start से ही हम उनको देना शुरू करें, and then we forward it to same level of training is given at the up to the international, जब वो national स्तर के खिलाड़ी बन जाएं तब. Financial support for education and professionalization. Naturally, आज हर बच्चे के मन में अगर वो किस तरह के बैकग्राउंड से आता है, सोशियो बैकग्राउंड, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसी अनुसार में उसको अगर हम प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करते हैं, उसकी एक आगे की सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर मिलती है, तो दे विल टेक अप एज ए होल हार्टेडली, खेल को पूरी तरह से क्षमता से लेंगे, न कि एजुकेशन
कि आज मैक्सिमम हमारे जो यूथ देखा गया है, दे आर रनिंग टुवर्ड्स द एजुकेशन. सो हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर देम, बिकॉज जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती तब तक कोई भी पेरेंट्स खिलाड़ी को खेल में आने देने के लिए नहीं चाहे. तो हमें उनको इस तरह से मोटिवेट करना है, हमें ये दिखाना है कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, और ये पॉलिसीज को हम उनके एजुकेशन और उनके प्रोफेशनलाइजेशन आगे उसके ऊपर अगर हम इसको स्ट्रक्चर करें तो नेचुरली द टैलेंट विल कम टू द स्पोर्ट्स एंड ज्वाइन द स्पोर्ट्स, एंड नॉट ओनली इवन इन साइकिलिंग आल्सो. स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल. तो टैलेंट केवल हो जाने से नहीं होगा, until unless we provide them all support like sports science और medical, because at natural young age में बहुत सारे साइकिलिंग में एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके साथ उन बच्चों को मेडिकल सपोर्ट की इमीडिएट आवश्यकता होती है. सो दैट इज इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर द this is our objective to provide this support so that a talent is tapped at the early age. Now, importance of talent identification. देखिए, इम्पोर्टेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि खिलाड़ी हम ढूंढ रहे हैं, अगर हमें टैलेंटेड खिलाड़ी मिल गया तो हमें वो बहुत आगे हमें बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है. तो डिस्कवरी ऑफ ग्रेट टैलेंट. नाउ आप 1000 में एक आदमी कुछ ऐसा टैलेंटेड दिखे, हो सकता है हमें 10,000 लोगों को भी टच करना पड़े, हो सकता है 100 आदमी में भी हमें एक अच्छा टैलेंटेड बच्चा मिल सकता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्कवरी. दिस वी हैव टू सर्च, वी हैव टू कीप सर्चिंग, वी कीप ग्राइंडिंग from one school to another, one area to another. But at the same time, डिस्कवरी के विषय में एक छोटा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे देश का जो ज्योग्राफी है, उसके अनुसार हम जानते हैं कि किस एरिया से कहाँ से कैसे बच्चे आते हैं. अब हम ऑलमोस्ट सभी कोचेज को क्लियर है कि अंडमान निकोबार, मणिपुर से हमें बेस्ट स्प्रिंटर्स इंडिया को मिले. सिमिलरली केरला, बंगाल, कुछ ऐसे इलाके हैं जिसको ईयर मार्क किया जा सकता है. तो अगर हम वहां से स्प्रिंटर्स मिलते हैं तो व्हाई नॉट टू सर्च स्प्रिंटर्स देयर. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, we have been getting a good endurance riders. कर्नाटका, we have got good endurance riders. मध्य प्रदेश, ये जो एरिया हमारे ईयर मार्क हो गए हैं ज्योग्राफिकली कि इन स्टेटों से जो खिलाड़ी आए हैं वो कुछ स्प्रिंट में कामयाब हुए हैं, मैक्सिमम कामयाब हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार और मणिपुर, केरला, यहाँ के स्प्रिंटर्स बहुत कामयाब. सिमिलरली पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, यहाँ से इंड्योरेंस राइडर्स काफी निकले हैं, एथलेटिक्स में भी निकले हैं, हमारे साइकिलिंग में भी काफी सारे हैं. सो वी हैव टू सर्च सच पॉकेट, एंड वहां पर उन्हीं खिलाड़ियों को हम क्यों ना सर्च करें. तो ये डिस्कवरी जो है, सो इट इज वेल नोन दैट वी शुड गो देयर एंड हैव ए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फॉर सच टाइप ऑफ sports person from these areas. So recognition of hidden talent. How we can recognize a hidden talent? By recognizing the talent at early age stage, children can show their talent at their extreme. अगर हमने right time पर talent को टैप किया है, then we can virtually सही समय एज होने पर they can show their full potential, और उनका जो बेस्ट टैलेंट हमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हमें मिलेगा, देश को मिलेगा, कंट्री को मिलेगा. टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स टू फाइंडिंग ए बिग एसेट फॉर द कंट्री. यस, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट द राइट एज, एट द राइट काइंड ऑफ टैलेंट विल बी ए बिग एसेट. सिमिलरली आई टोल्ड 130 मिलियन लोगों के बीच में अगर हम एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं ढूंढ सकते तो व्हाट वी आर डूइंग. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. हम एक ढूंढे, हम 10 ढूंढे और हैं यहाँ पर, तो अगर हम राइट काइंड ऑफ डिसीजन अगर लिया जाएगा तो सर्टेनली हमें अच्छे खिलाड़ी जरूर मिलेंगे. नेक्स्ट, ग्रास रूट लेवल प्रोसेस ऑफ टैलेंट. आपने एक रिसेंटली
sorry if this time I got only half an hour or 25 minutes, but my lecture is for 1 hour, so I will request everybody here to have a patience today, because this is what I must explain myself. आपने एक रिसेंटली एक पिक्चर आई थी सुपर 30, जो कि बिहार में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले के ऊपर थी, और बहुत लोग जानते भी होंगे, इस must have heard about that सुपर 30 IIT के गरीब बच्चों को 30 बच्चों को पढ़ाता है, और 30 के 30 IIT में एडमिशन लेने पास करते हैं। पिछले कई सालों से, करीब 7-8 सालों से उनका ये ट्रेडिशन चला रहा है, और ऑलमोस्ट केवल 30 बच्चे वो टैलेंट आईडी के द्वारा जुड़ते हैं। टैलेंट आईडी मतलब कि वो पढ़ाई के टैलेंटेड, इन ब्रिलियंट बच्चों को जो कि दे आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, दे कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग सेंटर्स, IIT FIITG है या आकाश है या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर या कोटा में कोचिंग नहीं कर सकते, वैसे बच्चों को सुपर 30 ने अडॉप्ट किया। पटना में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाया, और 30 बच्चे बिहार के सेलेक्ट करके वहां पर अच्छे ब्रिलियंट बच्चे सेलेक्ट करके और उनको प्रोवाइड किया, फैसिलिटी प्रोवाइड किया, और वे 30 के 30 IIT क्रैक करते हैं। IIT इज वन ऑफ द toughest examination in India. I hope everybody is aware of. So my point here is a right kind of facility is provided to this 30 poor students, and they crack the best exams in the country. They crack the toughest exams in the country. Exactly, this is what we have to provide here. Search the right talent, provide them correct all optimum support, coaching, and the result will be Olympic. The result will be Olympic podium. So the talent identification here is discovery of potential performance by realizing the area of the country having hidden talent. Now this is, आप सभी को अपने एरिया में कहाँ पर अच्छे खिलाड़ी, किस तरह के, साइकिलिंग के, स्प्रिंटर, रोड राइडर या परशूटर्स कहाँ पर किस एरिया में हैं, उनको हम सर्च करना है, और वहां पर जाकर उसी तरह के खिलाड़ियों को हम चुनाव करें तो ज्यादा बेहतर। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, नाउ डिटेक्शन इज समथिंग, हमें ये एरिया का पता चल गया कि इस एरिया में, यानी कि मणिपुर हुआ या आसाम या बंगाल है या आपके अंडमान निकोबार है, वहां से हमें स्प्रिंटर्स, ट्रैक के स्प्रिंटर्स अच्छे आए हैं, तो हम वो एरिया डिटेक्ट हो गया। नाउ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजिंग करंट पार्टिसिपेंट्स विद द पोटेंशियल टू बिकम एलीट परफॉर्मेंस। तो नाउ ऐसे एलीट परफॉर्मर्स को हमें ये रिकॉग्नाइज करना है, उनके पोटेंशियल को सर्च करके, और हमें ऐसे टैलेंट selection, ongoing process of identifying at various stage individuals who demonstrate prerequisite level of performance. अब एक यंग एज का बच्चा को हम साइकिलिंग के स्प्रिंट करा के हम नहीं सर्च करते। हाँ, नेशनल लेवल में अगर यंग बच्चे आते हैं और 200 मीटर फ्लाइंग स्टार चलाते हैं, अच्छा टाइम करते हैं, तो हम वहां पर देख सकते हैं। पर ये भी नहीं पता कि हम वो कैसा साइकिल चला रहा है, वो डिस्क व्हील चला रहा है या नॉर्मल साइकिल चला रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर हमें फिजिकली भी उनको हम देख सकते हैं, तो वो एक प्रोसेस हमने तैयार किया, जिससे कि हम वेरियस स्टेजेस पर उन बच्चों को उस टैलेंट के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो साइकिलिंग में हमारे किस इवेंट में कामयाब हो सकते हैं। नाउ फॉर दैट रीजन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम ग्रास रूट लेवल के बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे, 13 से 15 साल के बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया। हालांकि बहुत पहले से साई ने बहुत सारे ऐसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के फिजिकल लेवल पर बनाए हुए हैं, जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज वन ऑफ द नॉर्मल, दिस वन ये हर गेम के लिए चुना होता है। जैसे अगर लोअर लिम्ब के एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जांच करनी है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड स्टैंडिंग वर्टिकल जंप is one of the criteria and one of the
exercise which we follow usually by बहुत दिनों से ये होता आ रहा है। लेकिन इसको एक मापदंड बेंचमार्क बनाने में हमें काफी कई साल लगे हैं, जिसमें हमने बच्चों को इस तरह के टेस्ट लेकर और ये एक बेंचमार्क बनाया गया। जैसे कि 7 फीट तक अगर कोई बच्चा इस एज ग्रुप का 7 फीट तक जंप करता है, तो उसके बाद में हम उसको एवरी इंच 0.5 आधा मार्क्स देते हैं। हमने इसको एक पॉइंट टेबल में बनाने की कोशिश किया है और उसी आधार पर हमने उसको सिलेक्शन को आगे बढ़ाया। सिमिलरली गर्ल्स यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक मैं कहूंगा, यहाँ पर 6.5 होगा, गर्ल्स का 6.5 है, बॉयज 7 फीट है, एंड आधा मार्क्स जो है एवरी इंच देयर ऑन। सिमिलरली स्टैंडिंग वर्टिकल जंप यू कैन सी 20 इंचेस 0 point and every inch above is 1 point. So for girls it is 80 inch and 1 point each for every girls. Then there is a endurance test जो हमारे साइकिलिंग में इंड्योरेंस के लिए और स्प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट होते हैं टेस्ट, लेकिन हमने यहाँ पर 1600 मीटर और 800 मीटर लड़कियों के लिए ये एक रखा है कि बेसिक इंड्योरेंस अगर बच्चे में कितना है, उसके लिए 6 मिनट एंड एवरी 5 सेकेंड्स अगर उससे कम करता है तो 1 पॉइंट उस बच्चे को प्रदान किया जाए। लड़कियों में 800 मीटर के लिए 345 इज द टाइम एंड 5 सेकेंड्स, अगर कोई बच्चा जितनी लड़कियां 5 सेकेंड कम टाइम करेंगी उसको उतना ही नंबर, हर 5 सेकेंड पर एक नंबर उसको प्राप्त होगा। एक वो बनाया गया है, आप आगे देखेंगे, ये 10 से 12 साल के लिए बच्चों के लिए भी एक टेबल बनाया गया है, जिसमें उनकी जो दूरी को थोड़ा सा अलग किया गया है और रनिंग का भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अलग है। इसके बाद में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ये दिखाना चाहूंगा, ये नेशनल लेवल पर जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, नॉट जो हर साल खेल रहे हैं, उनके लिए 200 मीटर फ्लाइंग लैब, 500 मीटर टाइम ट्रायल, 2000 मीटर इंडिविजुअल परसूट एंड रोड नेशनल्स वे 10 से या 15 किलोमीटर लड़के और लड़कियों का जो डिस्टेंस होता है, वहां से हमने टैलेंटेड बच्चे उठाए हैं जो नेशनल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर ये इवेंट्स में क्वालिफाई करते हैं या अच्छे प्रदर्शन करते हैं। मे बी बेस्ट 10 राइडर्स वी हैव बीन पिकिंग अप, इनको हम ध्यान में जरूर रखते हैं सिलेक्शन करते समय। आपको वर्टिकल जंप, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप का एक मैं उदाहरण यहाँ पर मैं, हालांकि हमारे कोचेस सब जानते हैं इसको, कि पहले बच्चे का एक हाइट लिया जाता है, मैक्सिमम हाइट लिया जाता है, और उसके बाद में जंप करके वो कितना ज्यादा ऊपर तय करता है, कितना ज्यादा ऊपर, वो डिफरेंस को लेकर हमने वर्टिकल जंप का ये उसका रिजल्ट लिया जाता है। सिमिलरली दिस स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, this is how they are finishing. You can see here the one rider taking a leap from standing and he has to jump here. Now the measurement is when a boy is then you can see his hill, लास्ट जो मेजरमेंट होता है उसका, वो जो हिल जहाँ पड़ता है वहां तक मेजर किया जाता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का। 2 पैरों में से जो सबसे नियरेस्ट टू द स्टार्ट लाइन होगा उसी को काउंट किया जाता है। नाउ द इंड्योरेंस टेस्ट, इट इज एज यूजुअल 400 मीटर का कोई भी सर्किट लेके ट्रैक पर हम 4 लैप उन बच्चों को लगा देते हैं एंड द टाइम इज टेकन। नाउ आफ्टर दिस, जिन बच्चों का ये फिजिकल टेस्ट, ये 3 टेस्ट होने के बाद में उन बच्चों की एक वो बनती है, टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन करने वाले बच्चों का एक लिस्ट बनता है, उसमें से एक बेंच मार्क तय किया जाता है और उनमें से जो टॉप बच्चे होते हैं उन बच्चों को एक वाट बाइक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है दिल्ली में। ये वाट बाइक इट इज काइंड ऑफ ट्रेनर जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एंड ये फीचर्स आप देखिए, ये आपको 6 पीक, पावर पीक,
ये पावर पीक ऐसा एक होता है जैसे आपका 6 सेकंड के अंदर कि मैक्सिमम एक बच्चे ने कितना वो किया पीक पावर, कितना वाट कंज्यूम किया पावर, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। सिमिलरली पावर एवरेज, उसने 6 सेकंड का क्या एवरेज रहा। आप नीचे देख रहे हैं 4 टेस्ट होते हैं इसमें, वाट बाई के ऊपर 4 टेस्ट होते हैं। इसमें 6 सेकंड का टेस्ट होता है बच्चे को इसी पोजीशन में अपने साइकिलिंग शूज और एवरीथिंग दे हैव टू ब्रिंग, या फिर हम प्रोवाइड करते हैं साइकिलिंग फेडरेशन की तरफ से। 6 सेकंड के 2 टेस्ट होते हैं, बीच में 4 मिनट रिकवरी होती है, और उसके बाद 30 सेकंड का, उसके बाद 5.5 मिनट रिकवरी होती है, एंड देन 4 मिनट टेस्ट होता है। अब ये जो 4 टेस्ट हैं, यू कैन सी हियर 2 टेस्ट आर फॉर 6 सेकंड, that determine the children, that boy and girl is a sprinter. If he is performing exceptionally well, he can be a good sprinter. Similarly 30 second also, because the sprint events are conducted from up to 30 seconds and up to 1 minute, the sprint events are considered. So ये 3 टेस्ट हम बेसिकली करते हैं जिससे कि हम स्प्रिंट बच्चे के स्प्रिंट इवेंट में कामयाब हो सकता है, या इंड्योरेंस। 4 मिनट टेस्ट, इट इज प्योरली इंड्योरेंस टेस्ट, एरोबिक टेस्ट। एक खिलाड़ी को इंड्योरेंस के ऊपर इन खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस होता है वो हम चेक करते हैं, एंड इफ दे आर फाउंड बेटर दे आर सेलेक्टेड फॉर द इंड्योरेंस इवेंट। नाउ आप यहाँ देखेंगे ये हर टेस्ट का, जो 6 सेकंड के टेस्ट का और 30 सेकंड्स एंड 4 मिनट, इसके साथ में कुछ बच्चों के मैंने यहाँ पर जो पीछे टेस्ट हुए थे पिछले महीने, उनके रिजल्ट इधर अपलोड किए हैं, जिसमें उनके बच्चों को पहले हाइट, वेट सब लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस पीक पावर, पावर एवरेज, पावर मास। पावर मास एक्चुअली क्या है कि उसके बॉडी वेट के साथ में उसकी परफॉर्मेंस जो रही, पावर आउटपुट जो दिया उसने, कितना वाट पावर आउटपुट दिया, वो बॉडी मास के साथ में उसकी क्या रिलेशन है, वो यहाँ पर पावर मास में आपको दिखाई देगा। और कैडेंस एवरेज इज उसकी पैडलिंग रेट क्या रही पर मिनट, कैडेंस एवरेज इज दैट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर एवरेज, देखिए यहाँ पर बेसिकली जो इंड्योरेंस इवेंट के लिए हम पावर एवरेज 4 मिनट का पावर एवरेज का बेंचमार्क लेते हैं, और स्प्रिंटर्स के लिए पीक पावर और 30 सेकेंड्स का ये जो पीक पावर है वो उसको हम वो लेते हैं बेंचमार्क के तौर पर, 6 सेकेंड एंड 30 सेकेंड्स वाले बेंचमार्क लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 30 सेकेंड्स में एक खिलाड़ी ने 1000 वाट का प्रदर्शन किया है, और पावर एवरेज में भी उसका सभी से बेहतर है। 30 सेकेंड्स में he has done 498, whereas the second guy is 561. So हर खिलाड़ी का अगर हम पावर एवरेज 4 मिनट वाले टेस्ट का देखते हैं, तो ये खिलाड़ी इसी आधार पर इनको रैंकिंग किया गया है, इनकी क्लासिफिकेशन उसी आधार पर की गई है, और उनके कैडेंस भी सेम है, देयर कैडेंस पैडलिंग रेट भी सेम आए, मतलब कि जिसने 4 मिनट में ज्यादा एवरेज दिया, पावर एवरेज जिसने ज्यादा दिया, उसके कैडेंस भी मैक्सिमम है, 120 कैडेंस पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में वो 2 पैडल मार सकता है। सिमिलर नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात आती है सामने, नाउ जस्ट 5 मिनट्स, अनदर 5 मिनट्स आई विल टेक, एज फ्रॉड। आपने हमेशा हम इंडियन सिनारियो में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे आजकल आते हैं जो एज 2 साल, कम से कम 1 साल 2 साल कम एज दिखाते हैं। So this is very important for the coaches or for selectors or for anybody who is involved with the talent selection, that if a child is showing at least अगर उसने age fraud किया है तो वो that has to be detected, and for that there are many means and methods have come, because उनके बोन टेस्ट हो सकते हैं। इवन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी नेशनल कैंप में आने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए यह फैसिलिटी ओके की हुई है कि उनका ये बोन टेस्ट या उनका एज वेरिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए।
एंड आई एम श्योर दैट अगर हम ऑनेस्टली इस चीज को रेगुलेट करें, देन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज टोटली रॉन्ग, उसका जो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। क्योंकि एक 12 साल का खिलाड़ी और एक 14 साल का खिलाड़ी में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं, उसके एज के कारण, उसके जो फिजियोलॉजी में, उसके हर एक्टिविटी में उसके काफी मैच्योरिटी आ जाती है। अब हर 2 साल, अब अभी एक 2 साल फ्रॉड करके अगर 16 साल का खिलाड़ी 14 साल के साथ compete करता है तो नेचुरली ही हैज एन आउटर एज, वो अपना प्रदर्शन तो 14 साल में दिखा रहा है लेकिन है वो 16 साल का। सो हमारी जो सारी थ्योरी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की वहां जाके खराब हो जाती है, जहां हम सोचते हैं कि ये राइट एज है, रॉन्ग। अगर एक खिलाड़ी इस तरह का करके आता है, देन ही इज ए मीनस टू द स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी, and such type of people must be identified and kicked away from the sports arena। जब भी उसको पता चले, उसको ऐसे खिलाड़ियों को बिल्कुल ही हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और वैसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दूर करना चाहिए। नाउ कम्स द रिगार्डिंग हाउ टू गो फॉर द एज वेरिफिकेशन। राइटली अगर हम खिलाड़ी को डाटा हम लेते हैं, बहुत खिलाड़ी उनके आउटर लुक से भी पता चल जाता है कि ये इस एज में नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों को डिटेक्ट किया जाता है राइट ड्यूरिंग द नेशनल चैंपियनशिप और इवन ड्यूरिंग द टैलेंट सर्च ऑल्सो। ऐसे अगर फिजिकली देखने में भी अगर कोई बड़े लगते हैं, उनका तो एज वेरिफिकेशन टेस्ट जरूर किया जाता है, वेदर दे आर इन द मेरिट और नॉट। मेरिट में आए हुए सभी खिलाड़ियों का एज वेरिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, एंड देन आफ्टर दैट ओनली, बिकॉज हमने अभी 170 खिलाड़ियों का अभी आईजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेस्ट कराया था, जिसमें से यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर 24 एज फ्रॉड, और उन सभी को हमें फिर निकालना पड़ा। आउट ऑफ 172 बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ मैक्सिमम उसमें से लड़के हैं, लड़कियों में एज फ्रॉड थोड़ा कम था। सो this is what how we have to take the talent identification seriously from the grassroots level, from 12 years age to 14 and 16, not 16, I can say 12 to 14 is the right age to select the talented boys and girls, and put them in scientific coaching, put them in academies, and give them all support to gain the best results for the country. This is what today regarding age talent. So with this I'll request everyone, if you have any question, please come. सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो भी जो क्वेश्चन पूछे वो अपने आप को अनम्यूट करे। अनम्यूट दबा दिया जाएगा, लेकिन सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, और जब जो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो मिस संदीप को या तो चैट बॉक्स में नाम लिख दे या अनम्यूट करके और फिर आए। एवरीबॉडी शुड नॉट अनम्यूट एट देमसेल्फ एट ए टाइम। Thank you, Please sir. go. Thank you, sir. I hope the lecture was okay. Sound was okay. Yes, sir. Very nice, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes, anybody, any question regarding talent identification? I will appreciate. Video, right? So they planned that December Mute.
Yes, Vinay Bhaskar asking the question, sir. हाँ, मॉर्निंग वीएन सर। वीएन सर को भी अनम्यूट किया जाए मैम Yes, प्लीज। yes. Yes, sir. सर विनय बोल रहा हूँ सर, रांची से, झारखंड। ओके सर, वेलकम। अभी बताइए। बहुत अच्छा आपका ये रहा सर। अभी आपने जो लास्ट स्क्रीन शेयर किया था, तो हम इसमें वाट बाइक का रिजल्ट्स देख रहे थे। तो एक चीज जानना है, एक जो पीक पावर है और पावर मास है सर, तो ज्यादा मतलब लाइक इम्पोर्टेंस हम लोग को क्या समझना? Now see, for those who are selected for the sprint event, we have been taking consideration of peak power and of 30 seconds. Okay, peak power for 30 seconds. Peak that mass is according to the weight category. Like आपका वजन के साथ रिलेशन है परफॉर्मेंस का. So for endurance event हम 4 मिनट का पावर एवरेज लेते हैं. एंड स्प्रिंट इवेंट के लिए पावर पीक पावर लेते हैं 30 सेकेंड्स, 6 सेकेंड और 30 सेकेंड्स का. एक छोटा सा और सर थोड़ा जानकारी चाहिए था, लाइक प्लीज गो. बहुत जगह पे पढ़ने पे ये लगता है कि अप टू 14 इयर्स जैसे जो बच्चा है, तो क्या हम उस समय से ही उसको हम डिफरेंशिएट अभी करें बिटवीन स्प्रिंट एंड एंड्योरेंस, या अभी हम उसको दोनों ऑप्शन के? नो एग्जैक्टली वी कैन डिफरेंशिएट. ऐसा कुछ नहीं. अगर बच्चे में फास्ट ट्विच फाइबर है, अगर वो स्प्रिंटिंग एबिलिटी का है, सो व्हाई वी हैव टू प्लान फ्रॉम दैट एज इटसेल्फ. उसके लिए कोई एज नहीं, वो एज काफी हो गया. 12 से 14 साल के बच्चे को आइडेंटिफाई करके ही हम उनको उनके राइट इवेंट के तरफ ट्रेन करें तो ज्यादा बेहतर है. पर जैसे लाइक अगर अप टू 14 ईयर बात करें, 14 ईयर के ऊपर तो खैर बड़ा हो ही जाता है. ओके. पर अप टू 14 ईयर जैसे हम उसको कोई जिम या कुछ अदर वर्क नहीं करता है, तो अभी तो हम उसको बेसिकली क्या हम डेवलप कर सकते हैं उसमें फास्ट ट्विच मसल्स जिम के थ्रू या कुछ ऐसा? See, muscle composition cannot be developed by training. What we have learned about the training is slow twitch fiber and fast twitch fiber is hereditarily inherited in a person. Okay. आपके अंदर वो हेरिडिटी से के पेरेंटल हेरिडिटी के द्वारा ही फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच होता है. स्लो ट्विच मसल ट्रेनेबल होता है, वो ट्रेनिंग करके हम उसको काफी इम्प्रूव कर सकते हैं. बट फास्ट ट्विच मसल्स आर बेसिकली बाय बॉर्न. वो स्लो ट्विच को हम ट्रेनिंग देके फास्ट ट्विच नहीं बना सकते. तो मतलब सर अप टू 14 ईयर में हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्लो ट्विच के हिसाब से कौन सा फास्ट ट्विच मसल वाला है. या तो उसके लिए सर क्या कुछ स्पेसिफिक जो जैसे हमने जब हम ये टेस्ट लेते हैं ना, ये वाट बाइक टेस्ट में बहुत कुछ स्पेसिफिक आ जाता है. इफ ही हैज इंड्योरेंस एबिलिटी, वो इंड्योरेंस का 4 मिनट वाले सेट्स में वो अच्छा प्रदर्शन करता है. जिस बच्चे में फास्ट ट्विच मसल्स है, वो 36 सेकेंड और 30 सेकेंड्स में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. तो फ्रॉम देयर वी कैन डिफरेंशिएट. ओके, थैंक यू सर. राइट, थैंक यू. Yes, sir. Stop the sharing, sir. Screen. Okay, just it. Yes, sir. Right. Yes, thank you, sir. Anybody else? Yes, Any sir. Yes, question? Sir. Yes, sir. Jasmeel Singh's courses are asking questions. I appreciate. Please. Yes, sir. Jasmeel sir. You are giving very good lecture. It Thank will you. be help to the all would-be coaches and present who are working in the state and others, no doubt. My But pleasure. yes, my some request, you should mention 2 or 3 tests in the physical parameters, because you are mentioned here Yeah. standing broad jump and vertical jump. Yeah. Please change here flexibility test, because both jumps are for the explosive strength. Explosive strength. Yeah. So my request,
You also mentioned मैंने आपको अपने लेक्चर के समय में आपको बताया कि पहले हमारे पास 5-6 टेस्ट होते हैं ना, एनएस पटियाला में भी हम लोगों ने भी किया है, जैसे शटल रन है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होती है, और देयर आर वेरियस टेस्ट, है कि नहीं? आई एम अवेयर। हमने देखिए ये जो सिलेक्शन के लिए जो हमने पैरामीटर्स तैयार किए, क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी में भी अगर हम कुछ मार्क्स रखते हैं एंड शटल रन के भी मार्क्स, बट में बाद में क्या होता है, कुछ हमारा बेसिक एम है कि हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाले बच्चे या फिर इंड्योरेंस मसल वाले बच्चे हम साइकिलिंग में लाए। देखिए साइकिलिंग हम जो पाया है पिछले कई सालों से यहाँ पर सिलेक्शन के दौरान कि उन बच्चों को हम फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हमारे पास आवश्यकता नहीं होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि जब एक साइकिलिस्ट को लिमिटेड फ्लेक्सिबल होना पड़ता है केवल एक साइकिलिंग पोजीशन बनाने की। बेसिकली द होल स्ट्रेंथ इज अप्लाइड बाय हिज और मसल इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ इज अप्लाइड बाय द लोअर लिम्ब। upper body is almost static on the bike. So we have found that हम उनके मार्क्स जोड़ के अगर हम ज्यादा फ्लेक्सिबल तो वो मार्क्स लेके आ जाता है, लेकिन बाद में वो कामयाब नहीं हो रहा। सो ये 3 टेस्ट जो स्पेसिफिक हो गए हमारे लोअर लिम्ब से और इंड्योरेंस से, इसलिए इसको एक हमने वो बनाया। जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे और जितने ज्यादा मार्क्स रखते हैं उतने ही रिजल्ट बहुत वेग हो जाता है। मतलब कि हमें जो राइट टैलेंट जो चाहिए, जिसके पैरों में दमखम है और जो हमें साइकिलिंग में कामयाबी दे सके, वैसे बच्चे ना आके हमें वो बच्चे फिर रह जाएंगे। इस तरह से हमने ये प्लान किया है और बहुत कुछ देखा गया कि ये जो टेस्ट से आए ना बच्चे, वे लोग काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं इस दौरान। पिछले 2-3 सालों में हमने ये पाया है, इसलिए इन टेस्ट को स्पेसिफिक कर दिया गया। पहले साल में हमने वो भी रखा था, उसमें हम उनको उन बच्चों को वो भी टेस्ट कराए थे, एब्डोमिनल टेस्ट, जैसे एब्डोमिनल कर्ल टेस्ट हुआ था, प्लैंक टेस्ट हुआ था और बैलेंसिंग टेस्ट हुआ था, ये रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट भी कराया गया था। बट देन वी फाउंड दैट वो जो उस टेस्ट के आधार पर अगर हम बच्चों को सेलेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कोई बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा है, कोई बच्चा आपको दूसरे एबिलिटीज में तो अच्छा है, लेकिन मेन हमारा एम है साइकिलिंग के लिए कि हमारे लोअर लिम्ब में उसकी कितना दम है, हाउ मच इंड्योरेंस इज कैपेसिटी इज पोसेसिंग। सो उनको हम ट्रेन करें और उन्हीं पर हम कंसंट्रेट करें, तो फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको आगे ट्रेनिंग देकर हम बनाया जा सकता है। नहीं, यू आर राइट सर। मैं तो आपको सजेशन दे रहा था कि ना योर सजेशन most probably both tests are you for the you check the explosive strength of the sportsman. And other test, psychology test, is very important for the beginners. Because without this psychology check you cannot measure the actually I understand. आप यहाँ पर एक चीज मैं आप यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। जब जो बच्चा 1600 मीटर जो टाइम हमने लगाया है 6 मिनट, अगर 4 मिनट 1600 मीटर 4 लैप अगर 6 मिनट के अंदर करता है और ज्यादा नंबर प्राप्त करता है, तो उसकी साइकोलॉजी वहीं से पता चल जाती है कि हाउ स्ट्रांग ही, हाउ टफ ही इज। नहीं सर, that is the for the endurance test. That is for the endurance test. But you have a advanced facility there. You have like there. I appreciate your testing more there. But my request is, you mentioned 2 tests there. Or if the person have a flexible muscle, then she can recovery maybe fast. Okay. So you please emphasize on that portion. Okay. Thank you. Noted your this one, and we will try to add some of the cyclists like that also. अब आगे देखते हैं इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। साइकोलॉजी टेस्ट में क्या होता है सर, आप 5 क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी सभी 5 लड़कों की आप ले लो, 5 टेस्ट पूछने, उनका पल्स रेट नोट करना, हर एक आदमी की पल्स रेट इंक्रीज होती है। इट मीन उनको साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि साइकिलिंग में साइकोलॉजी डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको डिसीजन लेता होता है। मैं से कई आदमी आपने देखा कंपटीशन से पहले 3-4 बार बाथरूम जाते हैं, लेकिन आपने देखा प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, राइट,
बट साइकोलॉजिकली वीक है। आप कह देते ना आप 6 फुट के लंबे यार, इससे 5 फुट वाले आदमी से हार गए आप। क्यों मेरे हिसाब से साइकोलॉजी टेस्ट इज मस्ट यार। प्लीज ऐड समवन अगर पॉसिबल। ओके ओके राइट, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Anybody else? Venkatesh Reddy, sir. Yes. It was a wincing of the at a right moment you have taken a right decision to go ahead with the lecture. It's a spontaneous response that you have given and saved us many of our time. And it is a good lecture, and you have given a right answers. And as per your requirement, you are doing your test. That's a great thing. And Thanks. what the other person is requesting is flexibility. That also can be done, but only the thing is major part of it counting is major or endurance part of it is looked in for more weightage being given for that. So this is one thing. And psychological tests, that is a part of our job when we are training them. And anyway, we have our psychologists to train them in for all sorts of competition readiness and other things. So it was a very good lecture that I heard. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Next, I'll request Omkar Singh, sir. Omkar, sir. Sir, actually, some questions asking. Okay, no problem. Please go. Rohit Sharma, sir. Next. VN sir, this is Rohit Sharma from Himachal. Yeah, please. Sir, this entire talent identification was around identifying the talent for the track events. So if I have to map it to MTB context, what suggestions or what do you think would be the best approach for converting it into a MTB scenario? Watt bike test is one of the best tests for where we can always get this type of kind of talent. So for MTB also, MTB is limited to cross country. Skill and all can be developed later on, but the whole thing what we need is endurance, explosive strength. Okay, for MTB, and the track. For this also the test can be determined on watt bike. Maybe the timing can be little up and down. Maybe not 30 seconds. Then we need to take some more time. Right. Sir, I'll appreciate if we can we have to develop a program for MTB also, because yes. In my state I have just MTB as a prime focus. No. Now to your state. Now we are also going to focus on MTB in near future, because MTB is also now Olympic event, and the next our focus will certainly be on MTB. We are going to have organized coaching camps regularly, and also select boys and girls for the national camp, and we'll continue this. Right, sir. Thank you so much, sir. Welcome. There is a Richard Clark is asking to unmute. Please check. Mr. Richard Clark want to ask some question. And Gurnam Singh also want to ask some question. Sandeep, please look into this. Morning, VN Singh. Richard. Good morning. VN Singh, I appreciate all what you have done. It's really good. A fantastic job you've been doing. But thank you. The Indian Railways take all your boys and we grab them before they are for the next championship. You know that. Yeah. Yeah. My advice over here is that simultaneously when you're taking them 4 to 5 years back, please concentrate on the education also, because most of your big boys and your big medalists have not crossed the metric.
and now the Indian Railways have got metric compulsory. Yeah, got it. Yeah. And I had a problem with Tanish, the last boy which I have taken from you all. Yeah. He was only a 11th standard and he was below of age, but thank God he was 11th standard, so we took him. Please concentrate on the education also simultaneously with your 5 years, which you are doing a fantastic job. And we take all the big boys, all the big medalists with us. You know it. Sure. Thank you, Mr. Richard. I have on this one also. What you suggested is really very good, and we are already working on this. From this year onward, we are going to provide the tutor to academy, and all the boys will be compulsorily, they will be taking the exams in time. That will be ensured. I have one request here to this platform, because I have been seeing what we get the talent from national. When the junior boys and girls, they reach to the national level, we found it that 70 to 80% hanging their cycle, and it has been a rate last 4 or 5 years. I mean, now it is of course last 1 year 2 year it has improved. Otherwise 70 to 80% after getting the job, they have been hanging their cycles and they have been leaving the sports, and they were working only for the departmental. So I will request, particularly railway, Indian Railway, if you are recruiting a cyclist, please give them that clerical job, and that, not that what you are. They have been taking this CTI job, and then they are leaving cycling, most of them. But I have observed, which I want to, many people who have been involved in recruiting are on this platform. So I want to tell in general, put them in clerical job. They will continue the sports. If you want to support our sports, thank you very much. Next is Sarvan Kumar. Sarvan, please. Sarvan Kumar. Yes, Sarvan. Sir, good morning, sir. Good morning, please. सर आइडेंटिफिकेशन में जैसे हम फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं, इंडोरेंस टेस्ट है और स्ट्रेंथ टेस्ट है, जिसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के हो गए और स्पीड के हो गए। तो जैसे मैंने 2 लड़कों के टेस्ट लिए, राइट, उसमें से एक लड़का जो है वो तीनों टेस्टों में ही वीक आ रहा है, और वही लड़का जो फिजिकल टेस्ट में वीक आ रहा है वो स्पेसिफिक में कंपटीशन टाइम में क्या है कि उससे अच्छा टाइम कर रहा है। Okay. इसका रीजन सर आप थोड़ा मेरे को सर। I'll tell. See, there are many factors. फिजिकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग लड़का जरूरी नहीं कि वो साइकिलिंग में भी स्ट्रॉन्ग हो या साइकिलिंग में वीक हो सकता है। यहाँ रीजन कई हो सकते हैं, जैसे कि जब साइकिल हम देते हैं कि किस तरह का साइकिल वो चला रहा है। हो सकता है उसको अच्छी साइकिल मिल गई हो, डिस्क व्हील मिल गया हो, या उसके जो उसको राइट गियर का आपने चुनाव समझा दिया है। नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग है साइकिलिंग में, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है वो वीक है। बट फिजिकल लेवल पर जो हो सकता है कि अगर फिजिकल लेवल पर हमने स्ट्रॉन्ग बच्चे चुन लिया बट वो साइकिल में कामयाब नहीं हो रहा है, सो देयर व्हाट वी हैव टू सी दैट इफ हिज साइकिल इज राइट, इफ ही इज गेटिंग द राइडिंग द राइट गियर चला रहा है वो थोड़ा एजुकेशन की हो सकता है कुछ कमी हो, राइट पोजीशन उसकी साइकिल पर पोजीशन उसकी ठीक नहीं बन रही हो। ये सब का अगर ध्यान रखेंगे तो हो सकता है वो ओवरकम कर सके। बट अगर इन सभी में भी उसके बावजूद, सभी ठीक करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, देन मे बी जो वीकर लड़का है वो स्ट्रांगली जो साइकोलॉजिकल वाली बात आई थी अभी थोड़ी देर पहले, साइकोलॉजिकली भी वो स्ट्रांग हो सकता है, राइट। जैसे सर एकेडमीज के लिए हेलो, तो इवेंट में अगर बच्चा वीक आ रहा है तो उसमें सबसे पहले स्पीड देखी जाती है कि अगर किसी की स्पीड अच्छी आ रही हो तो उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल फिटनेस में वो वही बार हो गया, तो फिर आगे हम उसको कैसे देखेंगे साइकिलिंग में अच्छा करेगा नहीं करेगा? नहीं, आपने देखा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद में हम उनका वाट बाइक टेस्ट इसीलिए लेते हैं कि कई बार क्या होता है बच्चों को ना, अगर साइकिलिंग में अगर हम टेस्ट लेते हैं साइकिल पर तो इन्वायरमेंट हर जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं पर कोई बच्चा अच्छा साइकिल चला रहा है, कार्बन बाइक चला रहा है, कोई बच्चा नॉर्मल साइकिल चला रहा है, किसी को अच्छा कोचिंग मिला है, किसी को कोचिंग नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर जब हम उनको एक वाट बाइक के ऊपर डालते हैं तो वाट बाइक के ऊपर सिमिलर इन्वायरमेंट रहता है,
वहां पर कोई भी चेंज नहीं है, गियर रेशियो भी सेम समझिए, जो टफनेस है उसकी सेम है सबके लिए। तो इन दैट सिचुएशन अगर जो बच्चा बाइक इसमें वाट बाइक पर जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ही विल बी बेटर ऑन साइकिल ऑल्सो। इसीलिए फिजिकल, केवल फिजिकल लेके हम उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल का जो पैरामीटर बनने के बाद में हम उनको वाट बाइक टेस्ट भी लेते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर। नेक्स्ट उमेश के। Yes, please go ahead. Are you here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, sir. Umesh from Bangalore. Yeah. Sir, I have a doubt about, you told the age category around 12 to 14 years. Yeah. How can we segregate the students around 12 to 14 year age according to the criteria? Okay. What you told? Now, segregate, see, you have to, when you go for a talent hunt, naturally you tell the school authorities or the locality that we have a selection process for this event. तो आप उसमें एक एज कैटेगरी आप डाल सकते हो कि हमें born between 2008, okay, born between 2008 and 2006, 6 to 8 will okay, be, can only come. In cycling, you don't give a date of birth. Yes, sir. When you give a particular year, you just give born between 2006 to 2008. Yes, sir. Can join this test. Okay, sir. Okay. Because I already have a student under me. There are 10 students are training. So how to identify them in this one, sir? Sprint and endurance, right? Now, see, these tests are already there. I told you. After that, you can have a watt bike test for them. And okay. Now, of course, it is now presently we have only watt bikes in Delhi. But now, yes, this season, we are going to have watt bikes. Going to procure more watt bikes, and it will be placed in various centers, various academies also. Yes, sir. So nearest academy, you can go and have a test on that. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Mr. Onkar, sir, are you here, sir? Yeah. Very Yes, much. sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, Sandeep. Yes, sir. First of all, thank you to VN Singh for his abrupt inclusion of this course. He was absolutely ready for that. सबसे अच्छी बात जो आज देखने को मिली है वो है बच्चों लोगों का इस जो जनरेट हो रहा है इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। जब हमने प्रोसेस शुरू किया तो आज सारी डिस्कशंस के हर चीज से निकल के आई जो हम इंटरनेशनली भी देखते हैं या हम वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर में भी जो हमने बातें की। सबसे अहम मुद्दा जो था इट वाज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। आपको शायद ये ताज्जुब होगा कि जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं शायद और किसी गेम में ये प्रोसेस नहीं है। आफ्टर वी सिलेक्टेड दिस सिलेक्टेड हमने जो सिलेक्शन प्रोसेस जो अडॉप्ट किया which is a very unique and it has been हमने 4 साल 5 साल लगा के इसको डेवलप किया है। ये कोई हमने कहीं से इसको कॉपी नहीं किया। इट इज ऑल व्हाट वी हैव डेवलप्ड इन आवर ओन सिस्टम। जैसे कि ट्रेनिंग सिस्टम्स है, आपको शायद ये बात मालूम होगी दैट आई थिंक वी आर द ओनली फेडरेशन जिसके पास कोई फॉरेन कोच नहीं है। But still we are doing very well and we are much ahead of most of the federations. 4 साल में जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है because we are working so much on innovations. हम वो पुराने मेथड्स को इनोवेट करने जा रहे हैं। हम अपने जो सिस्टम के अंदर वो चीजें डाल रहे हैं जिससे प्रोग्रेस हो रही है and these are all documented. इसमें ये कोई नहीं है अभी हम because this is we can't cheat anyone. This is all timing based sport and measurable sport. We cannot tell भी हाँ जी ये हो गया वो हो गया। हमने जो पैरामीटर्स सेट किए हैं अपनी टीम्स के लिए वो एग्जैक्टली वी आर मैचिंग दोस पैरामीटर्स एंड इसलिए इसका मतलब ये भी हमारे जो गोल्स
what we have identified, we are absolutely going on the same path जो हम visualize कर रहे हैं. हम 2022 के 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए. And I think if everything goes well, भगवान ने चाहा तो शायद ये जो हमारा जो प्रोसेस चल रहा है we'll be there in 2024. इसमें जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो वीएन सिंह ने आज काफी एलेबोरेट की हैं आपको, 2-3 एस्पेक्ट जो बहुत उभर के सामने आए हैं. नंबर 1 इज एज फ्रॉड, जो हम वी हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट राइट अक्रॉस. हमने लेटली फेडरेशंस को अब फाइन लगाना शुरू कर दिया है जो जिसका एज फ्रॉड में पकड़े जाते हैं. एंड वी रियली, ये अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं, आप किससे झूठ नहीं बोल रहे, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. वो उसमें हमने देखा इतने साल चलने के बाद वो 2 साल में 3 साल में बच्चा फेल हो जाता है, उसमें आपकी एफर्ट भी वेस्ट होती है, उसका भी अपना करियर खराब होता है. तो ये 2-3 चीजें. सेकेंडली जो बेसिक लेवल पे टैलेंट सर्च है, जब तक हम वो नहीं करेंगे वी कैन नॉट सक्सीड. एंड थर्ड थिंग इज व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, ओनली एकेडमीज जहां बच्चा 365 दिन रहता है वही चीज कामयाब होती है. आप 6 महीने ट्रेनिंग करके इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सकते. Which we have been right from day one. We've been propagating this, and we've been discussing with Sports Authority of India. And thank God that they have understood our perspective, and they have decided to open up 6 to 7 academies. Where Delhi will be only a center of excellence, where we'll have only 10 to 20 or 30 or 40 people, and not 80, 60, 70, 80 people. So हम ये satellites जो शुरू करने जा रहे हैं, already गुवाहाटी में शुरू हो चुका है, Kerala is on the line, और another 5-6 places we are going to start. तो ये सैटेलाइट सेंटर्स जब तक नहीं चलेंगे, जब तक बेस ब्रॉड नहीं होगा, अपना फाइनल स्टेज पे जो पिरामिड है वो यहीं से उठ के चलेगा. आप अगर 100 बच्चे ट्रेन करते हो उसमें 3 या 4 या 5 ही निकल पाते हैं, बिकॉज कंपटीशन लेवल पे इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है वर्ल्ड वाइड that we have to, and it takes 7 to 8 years. It is not that आप 4 साल में एक बच्चा वर्ल्ड चैंपियन तो बन सकता है, ओलंपिक मेडल आने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं. So we have to plan accordingly. वो 8 साल का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए अकेडमीज खोली जा रही हैं. एंड मैं आई एम ग्रेटफुल to the Sports Authority of India that we are glove in hand in developing all these kind of systems. और जो हमने नए इनोवेशंस किए, टैलेंट सर्च में किया, चाहे हमने अपने ट्रेनिंग सिस्टम्स में किया, उसके लिए they have been supporting us. तो मैं वीएन सिंह जी बहुत आभारी हूँ आपका. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जो फेडरेशन की जो भी विजन है, जो फेडरेशन का विजन है, जैसे हम इसको लेके आए हैं. मैं लास्ट डे पे आपको इसको पूरा सम अप कर दूंगा, बट आज के लिए वीएन सिंह जी थैंक यू सो मच. इट्स अ वंडरफुल लेक्चर एंड इट वाज. एक अभिजीत, मैं आपको थोड़ा सा, इफ यू आर ऑनलाइन प्लीज, आप उसको व्हाट लेक्चर यू स्टार्टेड, इट इज गुड and really good, but you have to create some examples of that also. And if possible, थोड़ा हिंदी में अगर आप किसी को साथ रख सको जो हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा है, so that is also an important aspect. और इसको आप जो भी आप बता रहे हैं उसके साथ में अगर एग्जांपल दे देंगे, it will be more clear to everyone. Thank you so much. Thank you वीएन जी, thank you Sandeep, you've been good help today. आपने इसको switch over कर दिया, and thank you Sports Authority of India for holding this kind of lectures. Thank you. Thank you, sir. Sir, last question, Mr. Pratap Yadav, sir. Yes, sir. Mr. Pratap Yadav, sir. जी. Ven ji, good morning. Thank you, sir. Ven ji, good morning. Hello. Ven ji. Yes sir, sorry, it was on mute. अच्छा. इसमें थोड़ा ये था कि हम लोग जब आपने एक्सप्लेन किया वो जब सिलेक्शन का, वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, रनिंग जंप या वॉट बाइक का हम लोग जब कराते हैं, तो अभी लास्ट टाइम जब हमने सिलेक्शन किया तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारे यहाँ पे जब हमने 200-250 बच्चे यहाँ से पूना में जब सब आए महाराष्ट्र से, सब
रूरल एरिया से थे, और जब उनका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है वो 8 फीट का है, हाइट वर्टिकल जंप उनका बहुत अच्छा है, रनिंग उनका अच्छा है, तो 17-20 पॉइंट्स मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रूरल एरिया से आते हैं। ओके ओके। बाइक या फिर ये साइकिल, पहली टाइम उन्होंने देखा कि ये साइकिल कैसा रहता है, फिर वो साइकिल शूज ये सब उनको कुछ पता नहीं था। तो ऐसा होता है कि उसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम सोचना चाहिए या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वॉट बाइक पे बैठने के बाद उसमें वो फेल हो गए। यस यस। अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो अगर हम उसी पे ध्यान दे के या फिर उनको कुछ बीच में ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहिए कि वो एक 10 दिन का या 15 दिन का तो कुछ पता होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। अभी ऐसा है सर कि हम अभी ज्यादा और भी इस साल अबाउट और 8-10 वाट बाइक और आ रहे हैं, और उसको वेरियस सेंटर्स पर प्लेस किया जा रहा है। जैसे कि जो 4 NCOs बन रहे हैं वहां पर भी 5-5 वाट बाइक लगाने का प्लान हो रहा है। सो इट विल बी इन गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम एंड मणिपुर, पटियाला, दिस ऑल NCOs वहां पर भी ये प्लेस होंगे। धीरे धीरे हम और संख्या बढ़ा के इन रीजनल सेंटर्स में भी और करते हैं, सो दैट ये जो बच्चे हैं टैलेंटेड है, लेकिन हाँ सर्टेनली वाट बाइक टेस्ट में उनका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाया, बिकॉज द पैडलिंग रेवोल्यूशन उनको और साइकिलिंग शूज के ऊपर वो चला नहीं पा रहे थे ठीक से। मैं भी ऑब्जर्व किया इस बार। तो इस उनको थोड़ा उस पर ट्रेनिंग दिया जा सकता है, एक जैसे 1 वीक का ना, पहले उनको ट्रेनिंग देके फिर हम उनका टेस्ट लें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वो बेहतर होगा, जहाँ अच्छे लोग मिलेंगे। वी विल प्लान दिस वे नेक्स्ट टाइम, एंड सलाह जी से भी डिस्कस कर लेंगे, ओंकार सर से, तो आगे इसको अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। विल डिस्कस वो और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। श्योर सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न आपने मतलब ये रेज किया, कुछ बच्चे उसमें रह गए। जी जी, थैंक यू सर। यस प्लीज, एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग? No sir, almost सबका response, nice lecture and feedback is very good sir today. Thank you. And thank you so much sir. आज का जो हमारा थोड़ा सबने cooperate किया, thank you so much everyone. And especially thank for you VN sir. Beside Acai, LNCP and our Sports Authority of India. Thank you so much sir. Today very nice lecture sir. Thank you.